जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप सब लोगों को इंडिया और रशिया के दोस्ती के बारे में तो पता ही होगा। दोनों के दोस्ती भारत के इंडिपेंडेंस से पहले से है। इवन हाल ही के दिनों में जब इंडिया द्वारा अपने करीबी वेस्टर्न देशों के साथ बढ़ाया गया तो कई सारे पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया में ये चर्चा हुआ कि इंडिया और रशिया के बीच के जो दोस्ती था वो पहले जैसा नहीं रहा और लगभग ये दोनों देश ही ये प्रयास में लगा हुआ था कि कैसे इंडिया के और रशिया के दोस्ती को कमजोर करके एक तरीके से रशिया को इंडिया के खिलाफ किया जाए और चाइना और पाकिस्तान का जो गठबंधन है उसमें रशिया को भी शामिल किया जाए। पर अब इस प्रयास में जहाँ पे चाइना फेल हो चुका है तो चाइना अब भारत और इंडिया के दोस्ती को लेके काफी ज्यादा दुखित भी है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों रशिया के द्वारा चाइना से ज्यादा महत्व भारत को दिया जाता है और क्यों चाइना रशिया को लेके इतना ज्यादा दुखी है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, पिछले साल जब से इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन शुरू हुआ और जब से इंडिया द्वारा वेस्टर्न देशों के करीब जाया जा रहा है, खास करके वेस्टर्न देशों के द्वारा निर्मित बड़े बड़े अलायंस में इंडिया अपने आप को शामिल कर रहा है, तब से चाइना के अंदर एक होप था कि चाइना रशिया के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकेगा। पर ये जो होप है ये एक तरीके से अब धराशायी हो गया। रशिया के द्वारा अपने पुराने मित्र का साथ नहीं छोड़ा गया और चाहे जो भी मुश्किलें आ जाए, भारत और रशिया का रिश्ता कमजोर नहीं हुआ। और दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हाल ही के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भारत और चाइना के बीच के रिश्ते को लेके दिया गया बयान भी है। दोस्तों, हाल ही में आप लोग सुने होंगे किस तरीके से रशिया के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि भारत और चाइना के टेंशन के बीच में किसी भी एक्स्ट्रा रीजनल पावर मतलब इस क्षेत्र के बाहर के किसी भी देश के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप करने का आवश्यकता नहीं है। और रशिया का ये भी कहना था कि इस तरीके के गतिरोध को इंडिया और चाइना दोनों ही रोकने में सक्षम है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों ही रेस्पॉन्सिबल लीडर है। दोस्तों, रशिया की तरफ से दिया गया ये बयान एटलीस्ट ये साफ करता है कि बीते 2 सालों से चाइना जो प्रयास में लगा हुआ था कि इंडिया जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रियों के करीब जा रहा है उससे एटलीस्ट रशिया को इंडिया से दूर किया जा सके, वो प्लान धराशायी हो चुका है। और हाल ही के इस घटना के बाद एटलीस्ट ये भी साफ हो चुका है कि चाइना के लिए इंडिया को रशिया के द्वारा कभी भी दूर नहीं किया जाएगा और इंडिया का महत्व तो रशिया के लिए पहले भी जैसा था अभी भी वैसा ही है और ये आगे भी वैसा ही बरकरार रहेगा। और दोस्तों, इसके पीछे असल कारण सिर्फ ये नहीं है कि भारत और रशिया को दोनों को ही एक दूसरे का आवश्यकता है, बल्कि चाइना जिस तरीके का वर्ल्ड लीडर बनने का मानसिकता रखा है ये रशिया के लिए भी भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। दोस्तों, एक तरीके से अगर देखा जाए तो हाल ही में रशिया चाइना के ऊपर इकोनॉमिकली और ट्रेड को लेके काफी ज्यादा डिपेंडेंट है और ये भारत की तुलना में चाइना के मामले में काफी गुना अधिक भी है। पिछले अगर 1 या 2 दशक के इंडिया के हथियारों के परचेस को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इंडिया वेस्टर्न कंट्रियों से कई सारे नए और महत्वपूर्ण हथियार खरीद चुका है। जबकि इस तरीके के घटना को जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान के बीच में ऐसे मुद्दा बना के उठाया जा रहा है कि भारत रशिया से दूर हो रहा है और अमेरिका और वेस्टर्न देशों के करीब आ रहा है, पर असल सच्चाई को अगर देखा जाए तो भारत अभी भी 60% अपने हथियारों को लेके रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है और दोनों देशों के मिलिट्री कॉपरेशन अन्य किसी भी वेस्टर्न कंट्री के साथ भारत के मिलिट्री कॉपरेशन के तुलना में काफी अधिक और काफी ज्यादा मजबूत भी है। भारत द्वारा खाली रशिया से हथियारों को परचेस नहीं किया जाता है बल्कि रशिया के साथ मिलकर हथियारों के प्रोडक्शन भी किया जाता है। भारत और रशिया कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन रणनीतियों में भी आगे बढ़ रहा है, जिनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इवन रशिया के तरफ से भारत के अंदर लाइसेंस देके सुखोई 30 MKI और T-90 टैंकों को भी प्रोड्यूस किया जा रहा है और भारत द्वारा हाल ही में अमेरिका की मनाही के बावजूद रशिया से S-400 जैसे महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टमों को परचेस किया गया। जबकि अगर आप ये सोचते हैं कि रशिया भारत को सिर्फ डेवलप किया हुआ हथियारों को बेचता है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि रशिया द्वारा भारत को वैसे हथियार भी बेचने का प्रस्ताव दिया जाता है जो फिलहाल रशिया के अंदर अंडर डेवलप्ड है। खास करके अगर हाल ही के स्प्रूट्स SD जैसे टैंकों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जिस टैंकों का ट्रायल रशिया के अंदर चल रहा है उन टैंकों में ट्रायल के भागीदारी बनने के लिए भी भारत को इनवाइट किया जा रहा है। दोस्तों, रशिया और भारत के बीच में जो हथियारों को डेवलप करने का या हथियारों को खरीदने का रिश्ता है ये खाली ट्रेड के रिश्ते के रूप में ही नहीं है या मिलिट्री कोऑपरेशन के रूप में ही नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का म्यूचुअल ट्रस्ट है। रशिया द्वारा भारत को इतना अधिक मात्रा में ट्रस्ट किया जाता है कि रशिया की तरफ से लगभग वो हर एक हथियार जो रशिया के लिए महत्व रखता है वो भारत के साथ शेयर किया जाता है, चाहे वो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में पार्टनरशिप का इरादा हो या फिर रशिया के द्वारा लीज में भारत को परमाणु शक्ति संपूर्ण अटैक सबमरीनों को दिया गया हो। पर दोस्तों, ये जो म्यूचुअल ट्रस्ट है ये रशिया का और चाइना के बीच में
इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि चाइना का जो कॉपी करने का रणनीति है ये रशिया के ऊपर बीते दशकों में काफी ज्यादा हावी भी बन चुका है और रशिया इससे बीते दशकों में काफी ज्यादा नाराज भी हो चुका है। रशिया के कई सारे महत्वपूर्ण हथियार जो रशिया द्वारा चाइना को बेचा गया वो इलीगली चाइना की तरफ से कॉपी करके अपने नाम पर प्रोड्यूस भी किया गया और रशिया के बड़े आकार के हथियार के मार्केट के शेयर को भी घटाया गया। पर इन सब चीजों के बावजूद अभी भी सवाल ये है कि क्यों रशिया के लिए चाइना से बेहतर एलाई भारत है। तो दोस्तों इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण दोनों देशों के बीच का बड़ा बाउंड्री होना और इतिहास में इस बाउंड्री को लेकर दोनों देशों के बीच में कई सारे मतभेद भी होना। दूसरा सबसे बड़ा रीजन चाइना का सेंट्रल एशिया के अंदर बढ़ता हुआ दबदबा है, जिसे लेके रशिया भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि सेंट्रल एशिया एक समय सोवियत यूनियन का हिस्सा था जिसे रशिया के द्वारा ही नेतृत्व किया जाता था। जबकि तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है इतिहास में दोनों देशों का रिश्ता। दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों देश कभी भी ऐतिहासिक रूप में एक ट्रस्टेड पार्टनर नहीं था। इनफैक्ट रशिया और चाइना के बीच में कई बार अलायंस हो चुका है और कई बार ऐसे अलायंस टूट भी चुका है, चाहे वो ऐतिहासिक किंग डायनेस्टी हो या रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर हाल ही के पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हो। दोस्तों 1894 में चाइना और जापान के बीच में फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर में चाइना की हार के बाद जुलाई 1896 में जापान और चाइना के बीच में ली लोवानोक नामक एक ट्रीटी के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ था, जिसे एक तरीके से सीनो रशियन ट्रीटी भी कहा जाता था। 1894 में चाइना को हार के बाद अपने कई सारे हिस्से जापान के हवाले करना पड़ा, जिनमें लियोनिंग प्रोविंस के साथ ताइवान का क्षेत्र और पेंगू आइलैंड भी शामिल था। और चाइना और रशिया के कॉमन एनिमी जापान होने के वजह से ही दोनों देशों के बीच में ये ट्रीटी के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। पर दोस्तों इस सीक्रेट ट्रीटी के जस्ट 2 साल के बाद ही दोनों देशों के रिश्ता डगमगाने लगा और 1898 में रशिया के द्वारा एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करके किंग डायनेस्टी से पोर्ट आर्थर को लीज में ले लिया गया। सन 1900 में जब नॉर्थ ईस्टर्न चाइना के लोगों के अंदर इसे लेके आक्रोश हुआ तो एक तरीके से रशिया के द्वारा पूरा का पूरा मंचूरिया को अपने कब्जे में ले लिया गया और उसके बाद रशिया के तरफ से बीजिंग के ऊपर एक हमले में भी भागीदारी लिया गया था। दोस्तों इस घटना के करीब 45 साल के बाद फिर से चाइना और रशिया के बीच में सीनो रशियन फ्रेंडशिप नामक एक ट्रीटी हुआ और ये ट्रीटी 14 अगस्त 1945 को हुआ था। और इस ट्रीटी का भी असल मकसद जापान के आर्मी के खिलाफ दोनों देशों के एक स्ट्रॉन्ग अलायंस गठन करना। वहीं पे रिपब्लिक ऑफ चाइना के गवर्नमेंट का उस समय एक्सपेक्टेशन जहाँ पे ये भी था कि जापान द्वारा लड़ाई में हारने के बाद जहाँ पे इस ट्रीटी के सहारे चाइना सोवियत यूनियन को मंचूरिया में ही रोक सकेगा, वहीं पे सोवियत यूनियन रिपब्लिक ऑफ चाइना को कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ने में भी मदद करेगा। जबकि इससे इतर इस ट्रीटी को लेके रशिया का मानना ये था कि इसके बाद रशिया मंगोलिया को इंडिपेंडेंट करेगा और साथ में मंचूरिया के ऊपर अपना सोवियत कमर्शियल राइट को स्थापित करते हुए ईस्ट चाइना रेलवे के ऑपरेशन में भी अपना ओनरशिप लेगा। और दोस्तों ये दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद था जो ट्रीटी के बावजूद भी था। दूसरी तरफ इस घटना के बाद जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रिपब्लिक ऑफ चाइना के ऊपर कब्जा करते हुए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गठन किया गया तो नया चाइना के साथ भी सोवियत यूनियन का एक ट्रीटी हुआ। फरवरी 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाला गवर्नमेंट के साथ सोवियत यूनियन का एक सीनो रशियन फ्रेंडशिप ट्रीटी हुआ, जिसके मुताबिक अगर दोनों देशों में किसी भी एक देश के ऊपर कोई भी हमला करता है तो दूसरा देश अपना संपूर्ण रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए मदद करने में आगे आएगा। इवन चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आने के बाद जहाँ पे इस ट्रीटी के साथ माना जा रहा था कि दोनों देश पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी वाइज, डिप्लोमेटिक और लॉजिस्टिक तरीके से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेगा, तो वहीं पे इस ट्रीटी को 10 साल होने के अंदर ही दोनों देशों के बीच में नया नया डिस्प्यूट उभर के आगे आने लगा और साल 1969 में एक बहुत बड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच में आ गया। और दोस्तों इस तरीके के ऐतिहासिक घटना के बाद एटलीस्ट आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि रशिया और चाइना के बीच में ऐतिहासिक रूप में कभी भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रहा। इसी वजह से इतिहास में जितना बार दोनों देशों के बीच में अलायंस गठन किया गया उतना बार ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और टेरिटोरियल डिस्प्यूट इस अलायंस को तोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाया। हाल ही के दिनों में देखा जाए तो रशिया काफी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ये डिपेंडेंसी इतना भी नहीं है कि रशिया अपने सॉवरेनिटी को चाइना के हवाले कर दे। दोस्तों चाइना जो वर्ल्ड लीडर बनने का प्रयास कर रहा है उसमें चाइना किसी के साथ भी अपने इस पावर को शेयर करना नहीं चाहता है। इवन रशिया के साथ अगर अलायंस में आगे भी बढ़ता है तो चाइना हमेशा से ही रशिया को दूसरे दर्जा में रखना चाहता है और रशिया के ऊपर अपना डोमिनेंस चाहता है। और दूसरी तरफ जो सोवियत यूनियन एक समय वर्ल्ड पावर था, मतलब एक तरीके के सुपर पावर था, और अभी भी जो टेक्निकल और मिलिट्री एक्सपेक्ट में चाइना से आगे है, वो कतई ही चाइना का अधीन रहना पसंद नहीं करेगा, बल्कि इससे बेटर रशिया के लिए ये है कि किसी अन्य देश के साथ अलायंस बना के अपने आप को उतना ही ताकतवर
पर बनाए रखा जाए, जिससे चाइना किसी भी हालत में कभी भी रशिया के ऊपर डोमिनेंस ना बना सके। इवन दोस्तों इसके अलावा चाइना का जिस तरीके का हरकत है और जिस तरीके से आए दिन अपने हर एक पड़ोसी के साथ अपना बॉर्डर डिस्प्यूट को नए नए तरीके से उठाते हुए इलीगली दूसरे देशों के जमीन के ऊपर अपना दावा किया जाता है, इससे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में अगर चाइना रशिया के ऊपर अपर हैंड रख सका तो अपने एक्सपेंशनिस्ट नीति को आगे बढ़ाने के लिए रशिया के क्षेत्र के ऊपर भी दावा करते हुए उसे हथियाने का प्रयास कर सकता है। और ऐसे में रशिया और चाइना का अलायंस भविष्य में भी नहीं टिकेगा और रशिया कतई ऐसा गलती नहीं करेगा कि उसका एक दुश्मन को इतना मजबूत कर दे कि भविष्य में उसका ही एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा पड़े। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।